तो अपन ने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया है। ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा वे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स तो अपन पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो थोड़ा लेंथी पार्ट है। और ये छोटा सा चैप्टर है वे ऑप्टिक्स, जो थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है, पूरा फॉर्मूला बेस है। तो अपन मेनली फॉर्मूले के एप्लीकेशन देखेंगे, वाईडीएससी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वाईडीएससी। 70 से 80% क्वेश्चन वाईडीएससी से आ जाते हैं। तो वाईडीएससी, डिफ्रैक्शन और हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल है। तो आइए शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हाइगन प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। वेव फ्रंट क्या होते हैं? वेव फ्रंट, इट इज अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स आर सेम फेज। वेव फ्रंट का मतलब समझ लेते हैं पहले। मान लो ये कोई सोर्स है लाइट का, ये पॉइंट सोर्स है, मान लो बल्ब हो गया, तो ये पॉइंट सोर्स। तो इसमें लाइट जाएगी, ऐसे जाएगी, ये लाइट जाएगी, ये लाइट जाएगी, ये लाइट ट्रांसमिट हो रही है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, 3D में होगी obvious बात है। तो ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट, ये सारे के सारे सेम फेज में हैं। तो दो पॉइंट सारे एक सेम फेज में, उनको अगर मिला दूं, जो सारे सेम फेज में पॉइंट मिलाने पर जो लोकस आता है, जो पाथ आता है, जो सरफेस आती है, वही क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स है, इनको मैंने मिला दिया तो एक पेड़ बना है। जैसे ये पॉइंट सोर्स है, तो हर एक डायरेक्शन में क्या जा रहे हैं? वेव फ्रंट जा रहे हैं। तो अगर उनको सारों को मिला दूं, तो सेम टाइम में ये सिटी डिस्टेंस होगी, ये सिटी, तो ये क्या बनेगा? इमेजिनरी स्फीयर बन जाएगा। यही स्फीयर क्या कहलाता है? अपना वेव फ्रंट कहलाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है? एक स्फीयर होता है। ये अपने को दिखाई नहीं देते, ये लोगों की इमेजिनेशन है कि ऐसा कुछ होता होगा, है ना। ऐसा नहीं कि लाइट सोर्स पे अपने को वेव फ्रंट, ये थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइगन ने बताया था। तो ये इमेजिनरी सरफेस होती है, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि अपने को कुछ वेव फ्रंट दिखाई देंगे लाइट है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़ते हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके इक्वल मान सकते हैं उसको, सेम का नहीं है। अगर पॉइंट सोर्स है, वहां पे पॉइंट चार्ज है, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनती है अपने को? पेरी बनती है। और ये जो लाइट है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो तीन टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, एक तो स्फेरिकल, दूसरा सिलिंड्रिकल और तीसरा प्लेनर। ठीक है, तो ये तो किसके लिए होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट सोर्स। इसके लिए जो सोर्स है वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, ये होता है लाइन सोर्स, जैसे ट्यूबलाइट है। तो लाइन सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। और प्लेनर वेव फ्रंट होते हैं, जो अगर सोर्स इन्फिनिटी रख दें तो लाइट ऐसे आएगी। सोर्स को अगर कहाँ रख दें? इन्फिनिटी पे, तो इसके लिए जो अपना वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसा प्लेन प्लेन बनेगा ऐसे। ये सारे के सारे क्या है? इसके वेव फ्रंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, ये किसके लिए है? पॉइंट, पॉइंट सोर्स के लिए। ये किसके लिए है? लाइन सोर्स के लिए, जैसे ट्यूबलाइट हो गया। और ये किसके लिए है? सोर्स एट इन्फिनिटी। तो अगर सोर्स को इन्फिनिटी पे रख देंगे तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा भाई? प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक बात है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो हाइगन ने क्या बोला था वेव थ्योरी में? हाइगन ने बोला था कि ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है ना, हाइपोथेटिकल मीडियम इज ल्यूमिनियस, है ना। ल्यूमिनियस स्फेरस एथर इज दैट इमेजिनरी मीडियम व्हिच प्रिवेल्स इन ऑल स्पेस, परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा कोई मीडियम लिया जिसका नाम रख दिया इन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम, है ना। ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नाम रखा गया है इसके द्वारा, हाइगन के द्वारा। लाइट ट्रेवल्स इन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, लाइट जो ट्रेवल करती है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव फ्रंट। जैसे ये सारे के सारे वेव फ्रंट है, तो आइगन ने, ये लाइट तो ऐसे ट्रेवल करती है सीधी डायरेक्शन में, ये तो पता ही है अपने को। तो आइगन ने क्या बोला कि वेव फ्रंट के रूप में भी ट्रेवल करती है लाइट। ठीक है, when light travels in medium then particles of medium starts vibrating and consequently distribution created in the medium। जैसे क्या बोला कि जैसे वेव फ्रंट है, ये लाइट, इसने ये वेव फ्रंट जनरेट किया, तो ये जो वेव फ्रंट का ये वाला जो पॉइंट है, ये भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो ये जो इस वेव फ्रंट का ये जो पॉइंट है, ये एक सेकेंडरी सोर्स की तरह वेव करता है। तो ये भी अपने क्या बनाएगा? वेव फ्रंट बनाएगा, ये सोर्स। तो ये जो अपना बना है प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी वेवलेट्स। तो इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह वेव करेगा? वेव फ्रंट की तरह। ये भी वेव फ्रंट की तरह है, तो ये भी अपना क्या बनाएगा? एक ऐसी लाइट बना देगा अपनी, है ना। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स द पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जो
प्राइमरी वेव, जैसे पॉइंट सोर्स है उसका प्राइमरी वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल, ये स्फेयर बन गया। तो इसका जो हर एक पॉइंट है, ये वाला ये किसकी तरह वेव करेगा अभी, प्राइमरी, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट का जो ये पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट मैं आपको रेड दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे किसकी तरह वेव करते हैं, सेकेंडरी पॉइंट्स की तरह वेव करते हैं। और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट सोर्स है, तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएंगे। अगर इनको मिला दूं टेंजेंशियली तो दूसरा वेवलेट्स बन जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट विल बी सरफेस टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो अपना है ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स पे टेंजेंट बना दूं, नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है, ये किसने बताया, हाइगन ने बताया। ठीक है, वेव फ्रंट की पहले इन्होंने ही बताया कि वेव फ्रंट क्या होता है, बाद में बताया कि ये अगर एक वेव फ्रंट बन गया तो वो भी टाइम के साथ क्या बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, क्योंकि हर एक जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं ये सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। हर कहानी इसमें भी, ये मैंने स्पेयर के लिए बताया था, ये लाइन सोर्स के लिए भी वैलिड है। ठीक है, और ये सोर्स एट इंफिनिटी के लिए भी वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। So the intensity of spherical wavelets is not uniform in all directions, but varies continuously from maximum to forward direction to minimum backward direction. इंटेंसिटी क्या होती है, देखो इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। तो पावर अपॉन एरिया अगर स्पेयर की बात करें तो 4 पाई r स्क्वायर। तो अपने बताया जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी अपन यहाँ से बोल सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। अगर पॉइंट सोर्स की बात करूँ तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी लाइट की। ठीक है, सेम कहानी ये फॉर्मूला साउंड में भी आता है, ये फॉर्मूला 2-3 जगह आता है, साउंड में भी आता है, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वेव में भी आता है। जहाँ पे वेव की बात होगी वहां ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा, और यहाँ भी एप्लीकेबल है। जैसे जैसे साउंड आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी यानी सुनने की क्षमता भी आगे कम हो जाती है। वैसे सेम कहानी लाइट, जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ती है तो उसकी चमक भी कम होती जाती है, इंटेंसिटी। ठीक है, और कैसे, अगर पॉइंट सोर्स है तो अपन बोल सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। अब देखो दो सोर्स होते हैं ना किसी भी लाइट से, दो दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक तो कोहेरेंट और दूसरे इनकोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, जो सेम फेज में होते हैं, जिनका या ऐसे बोलने से जिनका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे दो सोर्स जिनका फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाइव फाइव होता है फेज डिफरेंस, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो कौन से सोर्स कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। या जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है यानी केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। या अपन अच्छी तरीके से याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसे दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, बराबर, वो क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ऑब्वियस ऐसे दो सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करता है, या उनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होती, या जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, टाइम पे डिपेंड करता है, वो क्या कहलाते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। तो टू, ये क्वेश्चन देखते हैं, टू इनकोहेरेंट, टू टू कोहेरेंट सोर्स दे रखे हैं, एक y1 और दूसरा दे रखा है y2 बराबर दिस, सुपर इम्पोज एट पॉइंट P। ये दो है, ये पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, ये P पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं। मैक्सिमम ऑब्टेन P, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, तो x1 और x2 में डिफरेंस क्या होगा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर सुपर पोजिशन हो रहा है तो एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये ध्यान रखना है। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या है, यहाँ पे डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, 2 पाई तो कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, और डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब देखो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पता है, तो इसका फेज ये है, ये साइन, और ये ए ये पॉजिटिव है, तो ये इसका फेज ये है, इसका फेज ये है। अगर दोनों साइन में है तो फेज डिफरेंस ये वाला ही होता है। अगर ये साइन और ये कोस में होता है तो वी हैव टू चेंज इनटू साइन। तो ये क्या है, इसका फेज है फाई वन है, वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और दूसरे का जो फेज है फाई टू वो कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो जो फेज डिफरेंस आएगा डेल्टा फाई वो कितना आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। तो कितना आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा 12, एलसीएम आ गया है, तो ये आएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, तो ये आएगा पाई बाई 12। यहाँ रख दो बेटा।
तो क्या आएगा, डेल्टा फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाई बाई 12। डेल्टा फाई तो पता ही है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। तो क्या आएगा पाई बाई 12 इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा भाई, डेल्टा एक्स हो जाएगा लैम्डा बाई 24। ये निकालना था अपने को डेल्टा एक्स। फिर लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो लाइट का मिलना, दो लाइट का सुपर इम्पोज होना ताकि एक पैटर्न बन जाए। ये दो लाइट का सुपर इम्पोजिशन कैसे भी हो सकता है, पर अगर कोई फिक्स पैटर्न बन जाए, क्या इसमें कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस अपन केवल और केवल कोहेरेंट सोर्स के लिए पढ़ेंगे। सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। तो अगर दो कोहेरेंट सोर्स मिलते हैं तो क्या होता है, लाइट का एक पैटर्न बन जाता है। टू कोहेरेंट सोर्स इंटरफेयर विद ईच अदर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम, यानी सोर्स कैसे होना चाहिए, कोहेरेंट। दे सुपरइम्पोज ऑन द अनदर एंड फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव at some points the intensity, the resultant wave is maximum and minimum at some same point is minimum. This phenomena is known as interference। जैसे ये दो लाइट के सोर्स हैं, अगर ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो यहाँ पे मान लो मैक्सिमम ना, यहाँ पे क्या मिनिमा, ये मैक्सिमा ये मिनिमा, ऐसे कोई पैटर्न बन जाता है, वही पैटर्न क्या कहलाता है अपना, इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, तो कहीं पे इंटेंसिटी फिक्स नहीं रहती, फिर कहीं पे मैक्सिमम है तो कहीं पे क्या होगी, कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम। क्या होती है, कितनी होती है देखते हैं। देखो इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब भी जैसे व्हेन मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, जब इंटेंसिटी कैसी सुनाई दे, मैक्सिमम। अच्छा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। मैंने आपको बताया भी था, इंटेंसिटी जो होती है वो ए स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए रिजल्टेंट नेट का, अगर दो सोर्स मिल रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए नेट बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, कोस डेल्टा फाइव लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए नेट ए वन क्या है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड, और ए टू क्या है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, और ए वन ए टू तो ठीक है उनका मैग्नीट्यूड है, और डेल्टा फाइव क्या है, डेल्टा फाइव ये दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो अगर ये क्या बन जाएगा, ए नेट का होल स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल्टा फाइव। ए नेट क्या, ये क्या बन जाएगा, आई नेट बन जाएगा, तो ये आई नेट बराबर ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यहाँ से लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल आई के, तो ए नेट स्क्वायर की क्या हो जाएगा, आई नेट हो जाएगा K1 I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाइव। ये ध्यान में रखना है। तो जब नेट इंटेंसिटी जो आती है वो कितनी आती है, अगर ये जनरल फॉर्मूला है, ये अपन कंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ी नहीं रहे। इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला वो क्या है, आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाइव। अब देखो ध्यान से, I1 क्या इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स, I2 क्या इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सोर्स, और डेल्टा फाइव क्या है, फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाइव। अब देखो ये जो पूरी वैल्यू है, I1 कांस्टेंट है और I2 भी क्या है, कांस्टेंट, और ये भी 2 भी कांस्टेंट है, ये पूरी चीज भी, ये वाली चीज भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो कोस डेल्टा फाई है ये वेरिएबल है, ये फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, फेज डिफरेंस पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, हर एक पोजीशन पे अलग अलग होगा। फिर टाइम पे डिपेंड तो नहीं कर रहा क्योंकि सोर्स क्या है, कोहेरेंट है, पर पोजीशन पे तो डिपेंड कर रहा है डेल्टा एक्स। तो क्योंकि हमने पता डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो अगर पार्ट डिफरेंस जहाँ पे अलग अलग होगा वहाँ पे फेज डिफरेंस भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो ये जो वैल्यू है, अपने पता कोस की जो वैल्यू है ये 1 से लेके -1 से लेके 1 तक वेरी करती है। तो जब ये वैल्यू 1 होगी तब ये इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। जब ये कोस डेल्टा फाई 1 होगा तब ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और जब ये वैल्यू -1 होगी, ये वाली वैल्यू, तब ये क्या होगा, मिनिमम। तो जब भी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम, तो वो कितनी होगी, देखो ध्यान से, कोस डेल्टा फाई कितना हो गया, 1। कोस डेल्टा फाई अगर 1 होगा तो ये क्या आ जाएगा, I1। ये ध्यान से देखोगे तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रहेगा तो कोस डेल्टा फाई को क्या रख लो, वही रख लो। तो क्या आएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर।
जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, जब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, मिनिमम का मतलब cos डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो चुकी है, -1 हो चुकी है, तो ये क्या होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, क्या होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तब तब इंटेंसिटी क्या होगी, इस केस में इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, इस केस में इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस है, और कंस्ट्रक्टिव, और ये कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव, है ना, सोर्स दोनों में क्या है, कोहेरेंट है। तो ये आपको मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा दिया। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपन थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस की कंडीशन और देख ले जो अपने काम आती है। देखो, कोस डेल्टा फाई की था वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, दोनों में देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव में, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डी आई, इसमें कोस डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, -1। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, वो अपने को पता है कितनी होगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, इसमें इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, वो कितनी होगी, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये कब होगा, जब कोस डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। और ये कब होगा, जब कोस डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, -1। ये बात तो अपन कर चुके हैं। अच्छा, कोस डेल्टा फाई 1 कब होता है, कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू 0, पाई, 0 2 पाई 4 पाई, तब कोस क्या हो जाता है अपना, 1 हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं जो डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 2n पाई हो जाए, कितनी हो जाए, 2n पाई। तो जब डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई होगी तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव। और कोस -1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 जब होगा, जब जो डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, पाई 3 पाई, पाई 3 पाई 5 पाई हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्या अपन को तो पार्ट डिफरेंस से ज्यादा मतलब रहता है, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है अपना कितना, 2n पाई बराबर, 2n पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो आएगी 2 पाई से 2 पाई गया, ये आ जाएगी एन लैम्डा, ये आ जाएगी एन लैम्डा, यानी लैम्डा, अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसा सो एन एन बिलोंग्स टू इंटीजर भी है ना। अगर ऐसा हुआ तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ऐसी हुई, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हुई, यानी पार्ट डिफरेंस हुआ लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो ये ध्यान में रखना है। तो अगर पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, एन लैम्डा हुआ, पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, एन लैम्डा, यानी लैम्डा 2 लैम्डा 0 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तब कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। अगर पार्ट डिफरेंस क्या हुआ, लैम्डा बाई 2 और 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, तब कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। या ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर लैम्डा बाई 2 का ओड मल्टीपल आया तब तो डिस्ट्रक्टिव, लैम्डा बाई 2 का मल्टी ये अगर ओड हुआ तब तो कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर लैम्डा बाई 2 इवन मल्टीपल हुआ, अगर ये एन क्या हुआ, इवन हुआ, तब कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। तो ये बात, अपनी बात ध्यान में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखते हैं ये क्या है भाई, इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ फॉलोइंग। क्या किसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, देखते हैं। अच्छा, इंटरफेरेंस होने के लिए एक एकमात्र कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी भी ओमेगा, इसकी 2 ओमेगा है, इसकी 3 ओमेगा है। तो फ्रीक्वेंसी मेरे हिसाब से ए और सी की सेम है, तो ए और सी में इंटरफेरेंस हो सकता है, बाकी में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। बी और सी में पॉसिबल है क्या, देखो चलो उसमें देखते हैं बी और सी। बी और सी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, इसकी ओमेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बी और डी, बी की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, इसकी 3 ओमेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा, सी की भी कितनी है, ओमेगा, तो ये पॉसिबल है। ए और बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी 2 ओमेगा है। तो सिंपल, अगर इंटरफेरेंस करवाना है तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी पॉसिबल है, वरना इंटरफेरेंस तो पॉसिबल नहीं है। तो सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी, अब देखो दो बीम है, एक इंटेंसिटी कितनी है आई, दूसरे की इंटेंसिटी 4 आई है, फ्रिंज पैटर्न बना रही है।
द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज पाई बाई टू। फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई दे रखा है पाई बाई टू। ठीक है भाई, आगे क्या दे रखा है, एट पॉइंट ए 2 पाई एट पॉइंट बी। ठीक है भाई, देन फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन, फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। ए पे देखो, देखो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, क्या होता है, अंडर रूट आई वन प्लस आई टू, ये होता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कोस डेल्टा फाइव। तो देखो, अगर मैं ए पॉइंट पे निकालूं तो आई वन आई टू तो कॉन्स्टेंट है भाई, आई वन तो आई है और आई टू कितना है, फोर आई है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, फाइव पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, फाइव पाई प्लस टू अंडर रूट आई वन, तो अंडर रूट ये टू, ये आ जाएगा टू अंडर रूट आई वन, ये आ जाएगा इंटू टू आई हो जाएगा, इंटू ए पे देखो, ए पे पार्ट डिफरेंस है पाई बाई टू, तो कोस पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो, तो ए पे जो इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट वो होगी पांच आई, कितनी हो जाएगी, फाइव पाई। कैसे बी पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी पे देखो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, कोस डेल्टा फाइव की वैल्यू बी पे कितनी है, देखो ये है टू पाई, तो कोस टू पाई की वैल्यू होती है वन, वन लिख दो भाई, क्या आएगा ये फाइव आई प्लस फोर आई, तो ये कितना हो जाएगा नाइन आई। तो इनमें डिफरेंस बताना है, तो इनमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, फोर आई, तो आंसर हो जाएगा मेरा फोर। आगे बढ़ते हैं, इफ इंटेंसिटी ऑफ ईच दे रखी है आई, हैविंग फेज डिफरेंस 120 डिग्री, दोनों फेज डिफरेंस कितना 120, व्हेन द वेव सुपर इम्पोज देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देखो आई नेट का फॉर्मूला तो अपने को ध्यान में ही है, कितना है आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कोस डेल्टा फाइव। हर एक इंटेंसिटी कितनी आई, तो ये आ जाएगा आई प्लस आई प्लस टू, ये आई वन आई टू रूट में करेंगे तो ये आई हो जाएगा, कोस डेल्टा फाइव की वैल्यू माइनस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, आई आई। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, टू कोहेरेंट सोर्स है, एक ही कितनी है फ्रीक्वेंसी आई, दूसरे की फोर आई है, मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, आई मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई मैक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट आई वन यानी ये हो जाएगा रूट आई प्लस टू रूट आई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना नाइन आई। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी आई मिनिमम का जो होगी वो कितनी होगी, होगी ये कितनी है भाई, माइनस आ जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट आई माइनस टू रूट आई टू रूट आई का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा आई। ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी भाई, नाइन आई, मिनिमम कितनी होगी आई, आंसर क्या आ जाएगा भाई, फोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो अपन ने इंटरफेरेंस के क्वेश्चन देख लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना वाईडीएससी। क्या है, वाईडीएससी, तो वाईडीएससी के क्वेश्चन अपने को देखने, थ्योरी देखने, फॉर्मूले बाकी पूरा का पूरा सेम कहानी है भाई। अगर इंटरफेरेंस आपको समझ में आता है तो वाईडीएससी भी आता है, सेम इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वाईडीएससी देखते हैं, वाईडीएससी में क्या होता है, देखो वाईडीएससी में एक सेटअप होता है ऐसे, एक सोर्स लेते हैं, ये पॉइंट सोर्स है, और एक पेज लेते हैं कार्डबोर्ड, उसमें पिन होल बना लेते हैं। पिन होल का मतलब ये जो स्लिट की जो लेंथ है ये स्मॉल है, वेरी स्मॉल, और इस जो ये है ये स्क्रीन, ये बनी क्या स्क्रीन, तो इस पे अपन क्या पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो क्या जैसे ही लाइट ऐसे जाती है, वो भी सेम लाइट है तो फ्रीक्वेंसी तो भी सेम ही होगी, तो इस पे जाएगी तो ये यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे लाइट बैंड हो जाएगी जैसे मुड़ेगी, तो ऐसे पैटर्न बनते हैं, ऐसे ये लाइट इधर भी जाएगी, ऐसे इधर भी जाएगी, हर डायरेक्शन में क्या होगी ये जाएगी, यहाँ से टकरा के ऐसे भी जाएगी। तो कहीं इंटेंसिटी यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे ऐसे पैटर्न बन जाएगा। तो यही जो पैटर्न है किसने ऑब्जर्व किया था, यंग्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्क्रीन पे ये पैटर्न को ऑब्जर्व किया था भाई, यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, कहीं ऐसे मिनिमा, कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा, ये पैटर्न ही क्या कहलाता है अपना, ये पैटर्न का सेटअप ही अपना वाईडीएससी कहलाता है। ठीक है, इफ वी हैव होल apparatus immersed in a liquid,
पहले इस पैटर्न को थोड़ा समझते हैं कि फॉर्मूले वॉर्मूले क्या आते हैं, फिर ये बातें देखते हैं भाई। ठीक, देखो ये मान लो अपना कार्डबोर्ड है, ये जो पिन होल बनाए उनको बोलते हैं स्लिट, S1 और S2, और ये अपना सोर्स है, इसको सिमेट्रिकली रखा हुआ है ना, तो मैक्सिमम केस सिमेट्रिक ही, सिमेट्रिक ही पड़ेगी। तो ये लाइट ऐसे जाएगी, ये लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। जैसे ही यहाँ टकराएगी लाइट, तो क्या होगी, हर डायरेक्शन में क्या होगी, स्कैटर होगी। तो ये लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी, तो ये दो लाइट मिल गई, तो इनका क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। कुछ लाइटें इधर भी मिलेगी, कुछ लाइटें इधर भी मिलेगी, ठीक है। ऐसे कुछ लाइटें ऐसे भी मिलेगी, इधर भी आएगी। तो दोनों साइड ये जो स्क्रीन है, ये जो अपनी स्क्रीन है, स्क्रीन के दोनों साइड में क्या बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देखो पार्ट डिफरेंस सेम है, ये S1 है, इसको ओ पी पॉइंट मान लेते हैं, तो S1P और S2P बराबर है। अगर मैं इस लाइट को देखूं S1P और S2P, ये दोनों क्या है, बराबर। तो इस P पॉइंट पे क्या है, पार्ट डिफरेंस जीरो है। तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो तो अपने को पता है, पार्ट डिफरेंस अगर जीरो है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमा बना। क्या फॉर्म हुआ, मैक्सिमा, ठीक है। जिन पे इंटेंसिटी जीरो, लैम्डा, टू लैम्डा, ये जिन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उन पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है, जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, ये अपने पढ़ रखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। सिंपल डेफिनेशन, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे जैसे अपर पॉइंट आएंगे, तो उसके लिए अपन मैक्सिमा की कंडीशन और निकाल लेते हैं। मैक्सिमा तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा भी होगा। पार्ट डिफरेंस होता है वो डी साइन थीटा होता है। जो ये जो दूरी होता है ना, स्लिट, ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी क्या है, अपना डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और ये अपना क्या है, ये स्लिट है, ये भी स्लिट है, तो दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आता है वो आता है डी साइन थीटा। ये क्या कहलाता है, पार्ट डिफरेंस। थीटा ये वाला एंगल है, यहाँ ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाता है, अपना थीटा। ये जो एंगल है ये थीटा कहलाता है, तो डी साइन थीटा। अगर थीटा स्मॉल है, जो अपने केस में स्मॉल ही रहेगा, तो उसको स्मॉल है तो अपन ये लिख सकते हैं, ये अगर वाई है, ये क्या है, डी, तो ये इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी बराबर डेल्टा एक्स। अगर मैक्सिमा है तो ये किसके बराबर होगा, एन लेम्डा। तो वाई बराबर किया जाए एन डी लेम्डा बाई डी। ये मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। मैक्सिमा के लिए वाई जो आएगा वो क्या आएगा, एन डी लेम्डा, लेम्डा डी बाई डी। अगर मिनिमा है तो ये बार डिफरेंस किसके बराबर, टू एन लेम्डा बाई टू। तो ये जो वाई जो मिनिमा के लिए जो कंडीशन आएगी वो आएगी, तो इसको किसके बराबर रखेंगे, मिनिमम में टू एन प्लस वन लेम्डा, या माइनस रख दो कोई दिक्कत नहीं है, बाई टू। तो ये जो आएगी वो टू एन प्लस वन लेम्डा डी बाई टू डी। ये किसके लिए आएगी, मिनिमा के लिए कंडीशन। और दो कंजिकेटिव और मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू आती है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आएगी लेम्डा डी बाई डी। तो बेसिक तीन चीजें ध्यान में रखनी है, मैक्सिमा कहाँ पे आता है, मिनिमा कहाँ पे आता है, और फ्रिंज विड्थ क्या होती है। फ्रिंज विड्थ ये दो कंजिकेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो कंजिकेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की जो दूरी, मान लो यहाँ मैक्सिमा बना और यहाँ भी क्या बना, मैक्सिमा, तो ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, फ्रिंज विड्थ कहलाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अगर पूरे पार्टिकल्स को अगर लिक्विड में डुबो दें, तो देखो अपने को बताया लिक्विड में डुबो दें तो लैम्डा क्या हो जाता है, कम। कैसे, लैम्डा बाई म्यू से कम हो जाता है। तो बीटा देखो, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। तो अगर फ्रिंज विड्थ बीटा है लैम्डा, तो डी तो चेंज होनी नहीं है, डिस्टेंस। तो स्लिट विड्थ भी चेंज नहीं होनी, तो लैम्डा कम हो जाएगा किसी में डी में, तो जो पैटर्न है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ बीटा कम हो जाएगी, ऑब्वियस लैम्डा कम होगा तो बीटा भी क्या होगा, कम। तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज इफ एन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज क्रिएटेड
one of the wave, then central fringe will be dark. ठीक है, तो अगर सेंट्रल फ्रिंज डार्क भी हो सकती है ये वाली, क्योंकि अगर पाई का और एक्स्ट्रा कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, मिनिमम मैक्सिमा की जगह क्या बन जाएगा, मिनिमम। ठीक है भाई, विद इंक्रीज डी एंगुलर विड्थ रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज लिनियरली विद डी। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ है वो चेंज नहीं होती डी के साथ, पर जो फ्रिंज विड्थ है बीटा ये लीनियरली चेंज होता है भाई ना, डी पे डिपेंड कर रहा है। आगे देखते हैं। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब होता है किसी मीडियम में कितना चला। अगर लाइट एयर में अगर टी चल रही है, एयर में अगर एक्स चल रही है, ठीक है, तो दूसरे मीडियम में कितना चलती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ये हो जाएगा, अगर किसी मीडियम में एक्स चलती है तो उसमें चलती है म्यू इंटू एक्स, कितना चलेगी, म्यू इंटू एक्स। तो ये जो ऑप्टिकल, ये क्या कहलाती है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस इफेक्ट ड्यू टू थिन फिल्म, अगर वाईडीएससी में अगर मैं थिन फिल्म लगा दूं, मान लो ये स्लिट है S1 और ये स्लिट है S2, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा, थिन फिल्म लगा दी, तो क्या होगा, यहाँ पे पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो उसके एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा। इसकी थिकनेस मान लेते हैं टी, क्या मान लेते हैं टी। तो ये जो लाइट है ये एयर में कितना चली, सेम टाइम में ये टी चली, तो ये सेम टाइम में कितना चली, म्यू इंटू टी चली, तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, म्यू टी माइनस टी। तो ये क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस अगर जीरो होगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, मैक्सिमम, और कुछ और होगा अगर एन लैम्डा के बराबर होगा तो मिनिमम। तो इसके इफेक्ट अपन आगे देख लेंगे क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट derived फ्रॉम टू स्लिट apparatus if some point in yellow has part difference 3 lambda by 2, then fringe at that point will be, क्या देखा, इंटरफेरेंस में लाइट टू स्लिट, लाइट आ रही है वो इंटरफेरेंस में दो स्लिट से आ रही है, तो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा एक्स है वो 3 लैम्डा बाई 2 है। तो अपने को पता पार्ट डिफरेंस अगर 3 लैम्डा बाई 2, तो जो इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो अगर इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो जो फ्रिंज बनेगी वो कैसे बनेगी, डार्क बनेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर। अगला क्या है, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेरेंस एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन ए फिल्म फॉर सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज, तो सेंट्रल मैक्सिमम कितना, अपने बताया सेंट्रल मैक्सिमम पे फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस दोनों कितने होते हैं, जीरो। डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, जीरो, तभी डेल्टा फाई अगर जीरो है तो फेज डिफरेंस भी कितना होगा भाई, फेज डिफरेंस पाई पे तो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो आंसर आ जाएगा भाई, तो जीरो क्योंकि वन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, दो कोहेरेंट सोर्स हैं और इंटेंसिटी क्या इक्वल, प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 100 यूनिट्स। ठीक है, if the amplitude of one of the source is reduced by 20%, then the maximum intensity produced will be, तो क्या दे रखे, टू कोहेरेंट सोर्स हैं, दो कोहेरेंट सोर्स इक्वल इंटेंसिटी, तो मान लेते हैं इंटेंसिटी दोनों की क्या है, I1 प्लस I2 की वैल्यू जो ये है I है। अब क्या दे रखा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रखी है 100 यूनिट, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है अपने को पता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 100 बराबर होगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बराबर, ये हो जाएगा अपना, दोनों बराबर है तो ये आ जाएगा 4I, यहाँ से जो I की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 25, 25। अब क्या बोल रखा है, 25 यूनिट। अब बोल रखा है अगर एम्पलीट्यूड को 20% बढ़ा दें, रिड्यूस कर दें, घटा दें, तो एम्पलीट्यूड अपने को पता है, एम्पलीट्यूड होता है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर इसको 20% घटाएंगे तो ये कितना घटेगा भाई, इंटेंसिटी मान लो पहले आई थी तो अपन बोल सकते हैं आई अपॉन आई डैश बराबर, बाद में पहले एम्पलीट्यूड मान लो ए था, अब 20% घटा दिया तो 0.8 बचा, ये हो जाएगा 0.8, 0.8 ए का होल स्क्वायर, यही आएगा ना एम्पलीट्यूड 20%। पहले अगर एम्पलीट्यूड आई है 20%, पहले एम्पलीट्यूड ए है 20% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0.8 ए बचेगा। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी आई डैश आएगी वो कितनी आएगी, स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगी 36% घट जाएगी, तो ये 64% बचेगी, सोल्व करेंगे तो ये आएगी। तब बोल रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, देख लेते हैं भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी भाई,
नई इंटेंसिटी आई डैश, तो ये हो जाएगी नई आई नेट जो बाद में होगी वो कितनी होगी 4 आई डैश, कितनी हो जाएगी 4 आई डैश। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू आई डैश की वैल्यू कितनी 0.64 इंटू आई, तो ये कितना आ जाएगा 64। ठीक है, आगे अभी इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। क्या देखा अभी इन वाईडीएससी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस, ठीक है, लैम्डा दे रखी है इसकी वेवलेंथ। ठीक है, और पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है, और ये क्या दे रखा है इंटेंसिटी दे रखी है। ठीक है, lambda is being wavelength of light is used। ठीक है, the intensity of at point intensity lambda by 4 पे इंटेंसिटी क्या होगी देख लेते हैं। देखो इंटेंसिटी के लिए सबसे पहले डेल्टा फाई निकालते हैं। डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या था 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है लैम्डा दे रखा है इन्होंने, ये दे रखी है, तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 पाई। 2 पाई में अपने को पता है जो इंटरफेरेंस होता है वो कैसा होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो नेट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी 4 आई, कितनी होगी 4 आई। 4 आई को लिख दिया इन्होंने के, ये बोल रहा है कि जब लैम्डा बाई 4 हो जाए तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई बाई लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 में इंटेंसिटी जो होगी आई नेट वो हो जाएगी अपनी 2 आई। आई 1 प्लस आई 2 यानी सेम मान रहे हैं तो 2 आई। तो जो के थी पहले तो कितनी हो जाएगी के बाई 2 हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी एट मैक्सिमम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आई नॉट दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 5 लैम्डा। ओके, ये जो दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 5 लैम्डा दे रखी है। ठीक है, देखते हैं आगे। देन lambda is wavelength of light used in experiment. What will be the intensity in front of one of the slit on the screen placed at distance d, where lambda is the wavelength। lambda यहाँ पे क्या है, ये lambda wavelength है। ठीक है, और used in the experiment। what will be the intensity in front of, यहाँ पे इंटेंसिटी बतानी है जो यहाँ से कितनी d बराबर 10d के बराबर है स्क्रीन पे। ठीक है, ये 10d दे रखा है अपने को। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे इंटेंसिटी बताई देखने में। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी, लाइट ऐसे आ रही, कोई पहले पार्ट डिफरेंस मान ही नहीं रही। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं फेज डिफरेंस। लैम्डा नोट क्या है अभी आई नोट मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो अपन बोल सकते हैं आई नोट बराबर 4 आई। आई नोट बराबर क्या होगा 4 आई। एक चीज बताओ यहाँ पे जो है पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा देखो ये दूरी कितनी है, ये डी बाई 2, ये कितनी है डी बाई 2। तो अपन बोल सकते हैं जो वाई की वैल्यू है वो कितनी है डी बाई 2, कितनी है डी बाई 2। तो यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमम पहले वो देखते हैं। तो अपने को पता है डी साइन थीटा बराबर क्या होता है, डी साइन थीटा बराबर होता है एन लेम्डा। क्या होता है एन लेम्डा। तो डी इंटू साइन थीटा की जो वैल्यू स्मॉल ही होगी क्योंकि ये जो वैल्यू होगी थी 10d, तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी बाई 2 अपॉन 10d, हो जाएगी डी बाई 2 अपॉन 10d। डी बाई 2 अपॉन 10d करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 1/23 आ जाएगा डी बाई 2। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी अपनी नोट ही बचेगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर। पहले एयर में परफॉर्म किया गया, देन इन ए मीडियम ऑफ अदर देन एयर इट इज फाउंड दैट इट आठवीं जो फ्रिंज है वो मीडियम लाइज विद डार्क फ्रिंज इन एयर। देखो पहले वाटर में क्या हुआ अभी, वाटर की आठवीं फ्रिंज है। ठीक है, तो पहले जो वेव जो बीटा होगा
वो कितना होगा, लैम्डा डी बाई डी। अपने बताया पैटर्न ऐसे बनता है भाई, ये मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर पहला मैक्सिमा, फिर दूसरा मैक्सिमा, फिर तीसरा मैक्सिमा, ऐसे बनता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होती है मैक्सिमा की, बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा ऐसे रहती है। ये पहले मैक्सिमा की, ये दूसरी मैक्सिमा की, ये तीसरी मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा से जो मिनिमा की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी रहती है, 0 बीटा बाई 2, 0.5 बीटा, 1.5 बीटा, 2.5 बीटा एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या है, अपने को उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो अपने को पता है बीटा, पहले जो बीटा है, पहले जो पोजीशन है वो कितनी है अभी, कौन सी फ्रिंज अभी, पांचवी फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है एयर में। तो एयर की पांचवी डार्क फ्रिंज, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी क्या होगी 3.5, पांचवी क्या होगी 4.5 बीटा। 4.5 बीटा, बीटा क्या है अभी, लेमडा डी बाई डी। ये किसके बराबर है, आठवीं। ठीक है, आठवीं नई, तो नई क्या होगी, लेमडा बाई म्यू इंटू डी बाई डी। यहाँ से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट। यहाँ से जो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/4.5, यानी 80/45। तो कितना हो जाएगा, 16/9। 16/9 तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा अपना, तो ये 70, तो 1.7 के आसपास हो जाएगा, 1.78 ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इन YDSC if the separation between coherent source is out, कोहेरेंट सोर्स के बीच में सेपरेशन क्या कर दिया, आधा कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, यानी जो डी है इसलिए सेपरेशन वो d/2 कर दिया। ओके, और जो डिस्टेंस डी है वो क्या कर दी, डिस्टेंस डी को 2d कर दिया। तो क्या पूछ रहा है, देन फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी को कितना कर दिया 2t, उस लैम्डा डी बाई डी, तो डी को डी कर दिया जाएगा 4 लैम्डा डी बाई डी। तो ये पहले तो ये पुराना बीटा है, तो बीटा डैश जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, इन YDSC friend observe art fringe in a certain segment of screen. It is art fringe observe की of 600 नैनोमीटर एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ को चेंज कर दिया 400 बना दिया। ठीक है, देन नंबर ऑफ फ्रिंज वुड बी सेम रीजन, तो पहले जो रीजन होगा उसकी लेंथ क्या होगी 8 बीटा, 8 लेमडा, लेमडा पहले कितना है 800, और डी बाई डी। मान लेते हैं बाद में एन फ्रिंज आ जाएगी, तो एन इंटू लेमडा डी बाई डी, पहले 600 है, लेमडा कितना है भाई 400 है, तो डी बाई डी, ऐसे एन की वैल्यू निकाल दो। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, इन YDSC द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, वेवलेंथ इंक्रीज कर दी, यानी लैम्डा बढ़ा दिया, लैम्डा बढ़ाएंगे तो लैम्डा डी बाई डी फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, लैम्डा बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, सही बात है। पहला तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिकम्स डार्क, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि फेज डिफरेंस में तो कोई चेंज आया ही नहीं। फ्रिंज विड्थ रिमेन अल्टरनेट, ये भी गलत है, फ्रिंज विड्थ तो चेंज हो रही है, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, ये भी गलत है क्योंकि लैम्डा बढ़ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा बढ़ने से फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। टू स्लिट्स YDSC दे रखी है और बीटा दे रखा है 1.5, तो बीटा दे रखा है 1.5, तो बीटा की वैल्यू है 1.5 mm। अब स्क्रीन को 1 मीटर से रखा है, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस, देन फ्रिंज सेपरेशन क्या होगा। ठीक है, फ्रिंज सेपरेशन यानी डी निकालना है, तो अपने को बताया बीटा बराबर क्या होता है लैम्डा डी बाई, बीटा कितना है 1 mm, तो 1 × 10⁻³ लैम्डा कितना है, लैम्डा दे रखा है अपना 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁹ डी बाई डी, डी बाई डी, डी कितना है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, डी कितना है 1 पॉइंट, डी निकालना ही, और ये कैपिटल डी दे रखा है, डी कितना 1 मीटर दे रखा है, ऐसे डी की सोल्व कर लो, डी कितना आएगा 600 × 10⁻⁶, यानी 6 × 10⁻⁴।
मीटर आ जाएगा। वही 1.5 है ना, ये 1.5 1.5 है तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ आंसर आएगा ना। आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या हुआ, फ्रिंज विड्थ क्या बीटा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डबल। देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता ना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, बीटा ही रहेगी लैम्डा डी बाई डी। अब वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती नहीं, ठीक है, तो सेम ही रहने वाली है। वाईडीएससी में ये दे रखा है लैम्डा डी दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, डी दे रखा है, स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों दे रखे हैं। तो हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो फ्रिंज विड्थ निकालो बेटा, बेटा कितनी लैम्डा डी बाई डी, तो लैम्डा कितना है 500 नैनो 10⁻⁻9, लैम्डा डी कितना है एक, स्मॉल डी कितना है 1 mm, तो 10⁻⁻3 से कितना देगा 5 × 10⁻⁻4। तो जो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज होगी वो कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, वो कितने 1 सेंटीमीटर में ना, 1 सेंटीमीटर बाई डी, तो ये जाएगा 5 × 10⁻⁻4। यहाँ से आंसर आ जाएगा 20 आंसर, सोल्व करेंगे तो 20 यानी 1 आंसर। इंटरफेरेंस मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इज, तो इंटरफेरेंस में तो मैक्सिमा के बीच में जो रहता है स्पेसिंग वो रहती है लैम्डा बाई डी, बीटा ही तो रहती है, बीटा की डेफिनेशन ही होती है लैम्डा डी बाई डी। तो सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की डिस्टेंस ही बीटा कहलाती है। आगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एयर है देन परफॉर्म्ड इन वाटर, तो अगर वाटर में करेंगे तो लैम्डा लैम्डा बाई भी हो जाता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा डिग्रीज, तो लैम्डा डिग्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। तो अगर लैम्डा कम होगा तो बीटा भी क्या होगा कम होगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी भी कम हो जाएगी, तो विल डिग्रीज का आंसर आ जाएगा 2। इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा, देखो थर्ड मैक्सिमा कहाँ बनेगा थर्ड बीटा पे, और फिफ्थ मैक्सिम मिनिमा बनेगा देखो 4.5 बीटा पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी 1.5 बीटा, बीटा कहते होते लैम्डा डी बाई डी, तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये कौन सा आंसर है भाई 2 नंबर। अब देखो डिफ्रैक्शन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो वाईडीएससी और हाइगर प्रिंसिपल से आएंगे 80 to 90% कंफर्म। थोड़े बहुत क्वेश्चन किससे आते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स से भी आते हैं। तो डिफ्रैक्शन का मतलब समझ लो पहले, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब अगर मान लो ये सोर्स है, फिर यहाँ से टकराई लाइट और ये बेंड हो गई, तो किसी भी वेव का, साउंड में भी डिफ्रैक्शन होता है, किसी भी वेव का किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराकर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। When a light passes through a edge of that obstacle, it flares out in the shadow zone after the obstacle. This bending या flaring of light around the edge of the obstacle is called diffraction. लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। And the diffraction effects are significantly observed when the dimension of obstacle is order to wavelength of light, यानी जो obstacle की डायमेंशन है वो बहुत कम होनी चाहिए वेवलेंथ की, यानी विजिबल रेंज में अगर बात करें तो ये नैनोमीटर माइक्रोमीटर की रेंज का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खिड़की से डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो बता ही दिया क्या होता है, कि लाइट का जैसे ये लाइट आई और ऐसे जाएंगे तो एक पैटर्न बन जाता है, तो वही लाइट का मुड़ना है क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें मेनली अपने को 2 फॉर्मूले देखने हैं, ठीक है, ये फ्रोनोफर देख लो भैया ना, इसमें क्या करते हैं जो सोर्स है वो बहुत दूर रख देते हैं, तो ऐसा ये साइंटिस्ट का नाम है फ्रोनोफर, साइंटिस्ट का नाम है। तो अगर अपन सोर्स बहुत दूर रख देंगे तब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वही डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या कहलाता है, फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट, अगर सिंगल स्लिट से देखें तो सिंगल स्लिट में 2 चीजें होती है, एक तो मैक्सिमम बनता है और दूसरा क्या बनता है, मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा देखो कहाँ बनते हैं, मेनली वही देखो, मैक्सिमा तो बी साइन थीटा जब एम लैम्डा के बराबर हो जाए, एक मिनट ये देखो डिफ्रैक्शन से बनता है, ये सिंगल स्लिट है, ये अपनी स्क्रीन है, तो ये लाइट ऐसे आएगी, तो ये टकरा के इस लाइट भी मारेगी, तो ये टकरा के ऐसे मुड़ जाएगी ना, तो ऐसे लाइट इंटरफेयर होगी तो पैटर्न बन, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मैक्सिमा बनेगा, तो ये बनता है ये सेंट्रल मैक्सिमा, और उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो ये अपन थीटा निकाल सकते हैं, है ना।
ये डी है, इसको बी बोल दो या डी बोल दो, ये डी है, और ये जो इसकी जो लेंथ है वो उसको बोलते हैं स्मॉल डी, ये कैपिटल डी है, इसको बी भी लिखते हैं लोग, ये बी है, ये कैपिटल डी है। तो ये जो मिनिमा की जो कंडीशन रहती है वो रहती है बी साइन थीटा बराबर एम लेमडा, ठीक है, बी साइन थीटा बराबर एम लेमडा, उसमें उल्टा हो जाता है, शायद ये कंडीशन ऐसे डी साइन थीटा बराबर एम लेमडा, और एम की वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4, और उसमें हो जाएगा 2m+1, ये 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है अभी, ये 2m+1 λ/2 अगर हो तो ये मैक्सिमम बनता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन उससे रिवर्स हो जाती है वाईडीएससी से, बाकी तो फॉर्मूले वॉर्मूले लगभग सेम ही है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ये दो लाइट का मिलना ही सुपर इम्पोजिशन कहलाता है, इसमें इट इज द फिनोमिना ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट, ये एक ही वेव फ्रंट से दो लाइट आ रही है उसका मिलना कहलाता है, और ये दो अलग अलग डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स से लाइट आ रही है उनका मिलना कहलाता है। इंटरफेरेंस पैटर्न, ऑल ब्राइट लाइंस आर इक्वली ब्राइट एंड इक्वली स्पेस्ड, यानी इंटरफेरेंस का पैटर्न सेट रहता है, जैसे यहाँ मैक्सिमम बनेगा तो यहाँ मिनिमा, या मैक्सिमा तो यहाँ मिनिमा, तो ये डिस्टेंस रहती है, अगर बीटा है तो बीटा ही रहती है हर जगह, ठीक है, इसमें अगर यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा या मैक्सिमा या मैक्सिमा या मैक्सिमा, तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बीटा है तो बीटा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्टेंस जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाती है और डिस्टेंस भी वेरी करती है। तो ऑल ब्राइट लाइन्स आर नॉट इक्वली bright and equally wide. Brightness and width goes on decreasing with the angle of diffraction. जैसे जैसे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ब्राइटनेस भी कम होती जाती है। इसमें ब्राइटनेस हर जगह क्या रहती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, हर जगह रहती है सेम। ऑल डार्क लाइंस आर टोटली डार्क, इसमें डार्क वो डार्क रहती है, डार्क लाइंस आर परफेक्टली डार्क रहती है, देयर कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द ब्राइट लाइंस एंड विड्थ गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसे जैसे डार्क लाइन तो डार्क रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके कॉन्ट्रास्ट ब्राइट के साथ क्या रहती है, हमेशा करती जाती है। इन द इंटरफेरेंस बैंड्स आर लार्ज इन नंबर, तो इंटरफेरेंस में जो बैंड्स होते हैं वो नंबर में लार्ज होते हैं, और डिफ्रैक्शन में बैंड्स होते हैं वो नंबर में बहुत कम होते हैं, ठीक है, यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न वाइडली दिखाई देता है, इंटरफेरेंस वाइडली दिखाई देता है, ये 4 5 मैक्सिमम मिनिमा दिखाई देते हैं, बाद में इंटेंसिटी इतनी वीक हो जाती है कि कुछ दिखाई भी नहीं देता, तो ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और ये वीक पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, diffraction is produced by a single slit whose width A is of the order of the wavelength of light. D is the distance of the screen from the slit with the width of the central maxima is. Central maxima की width तो रहती है, वो रहती है 2 lambda D by A। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम ने आपको बताया था, ये जो विड्थ रहती है ना, ये एंगल क्या है, थीटा, और ये कितना है अपना बी, तो ये जो लेंथ रहती है, ये जो विड्थ रहती है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ रहती है, तो ये अपने को पता है डी, ये ठीक है, तो ये जो आएगी वो कितना है 2 लैम्डा डी बाई ए, आंसर कितना आ जाएगा 4। आगे देखते हैं अभी एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, तो एंगुलर विड्थ हो जाएगी अपना ए से डिवाइड कर दो इसको, तो डी से डिवाइड करते लैम्डा बाई ए डायरेक्ट हो जाती है, तो एंगुलर विड्थ होती है वो सिंगल किस पे, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट पे डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ ऑफ ये इस पे डिपेंड करती है अभी, है ना, विड्थ ऑफ द स्लिट पे डिपेंड करती है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 और 3, तो आंसर आएगा अपना 2, ठीक है भाई। तो अपना व्यू ऑप्टिक्स में बस ये मेनली इतनी चीजें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना वाईडीएससी, तो वाईडीएससी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई, थैंक यू।